हाय, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट की पोजीशनिंग के बारे में। यानी कि स्विच केस के अंदर एक केस होता है जिसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट केस, जो तभी एग्जीक्यूट करता है जब सारे केसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाते या मैच नहीं होते हैं। ठीक है, हमें ये पता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट केस की पोजीशनिंग यानी कि स्विच केस में क्या ज़रूरी है कि हम उसे एंड पर ही रखें, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में बात होने वाली है कि हम डिफ़ॉल्ट केस को कहाँ कहाँ पर पोजीशन कर सकते हैं स्विच केस के अंदर, ऊपर, नीचे, बीच में, ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, उसके बारे में बात होगी। और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हम कुछ कोड भी देख लेंगे कि जहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा हो। और ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर के अंदर जो कोड इस्तेमाल होने वाले हैं उसमें सिर्फ बच्चों की तरह डिफ़ॉल्ट की पोजीशनिंग पे बात नहीं होगी, बल्कि हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है फॉल थ्रू बिहेवियर के बारे में, उस फॉल थ्रू बिहेवियर को और डिफ़ॉल्ट की पोजीशनिंग को मिक्स करते हुए आउटपुट वाले क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे, ताकि स्विच केस के फ़्लो के बारे में जो बिहेवियर है उसका फ्लो कैसे काम करता है उसके बारे में और बेहतर तरीके से हम समझ सकें, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से हट करके। इतनी बात समझ में आती है? तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के। तो अब हम बात करने वाले हैं पोजीशनिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट के बारे में। पोजीशनिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट का ये मतलब है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि स्विच केस के अंदर एक केस होता है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट केस, और वो डिफ़ॉल्ट केस तभी एग्जीक्यूट करता है जब सारे के सारे केसेस मैच नहीं करते हैं। ये बात हमने पढ़ रखी है। तो एक बात तो समझ में आती है कि डिफ़ॉल्ट केस तभी काम करेगा जब सारे के सारे केसेस मैच नहीं करते हैं हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू से। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि स्विच केस कंस्ट्रक्ट के अंदर हमने अभी तक तो यही देखा कि हम पहले अपने सारे केसेस लिखते थे जो हमारी नीड होती थी, उसके बाद में लास्ट में हम एक डिफ़ॉल्ट केस डाल देते थे। इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद लास्ट में हम एक डिफ़ॉल्ट केस को डाल देते थे। समझ में आ गई बात? लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस डालना, ये पहले भी बात हुई कि लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस को रखना ये ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस मानी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट केस को एकदम लास्ट में ही रखो। स्विच केस में आप कहीं और भी रख सकते हो। अब वो कहीं और क्या है? सबसे पहला, इन द बिगनिंग। आप क्या कर सकते हो? एकदम शुरुआत में, यानी जैसे ही आपकी स्विच एक्सप्रेशन शुरू हुई तो उसके अंदर सारे केसेस लिखने से पहले ही आप डिफ़ॉल्ट केस को लिख दो। हो सकता है आप ऐसा करना चाहो, ठीक है, आप ऊपर में भी रख सकते हो। तो उस केस में डिफ़ॉल्ट कहाँ चला जाएगा? बिगनिंग में चला जाएगा। दूसरा क्या केस हो सकता है कि हम मिडिल में कहीं पे भी रख सकते हैं, यानी कि ना एकदम टॉप पर है ना ही एकदम बॉटम पर है, बल्कि कहीं बीच में, कई केसेस के बीच में, मान लो उसके ऊपर कुछ केसेस हैं, नीचे कुछ केसेस हैं, उसके बीच में कहीं पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट केस है वो कहीं बीच में लटक रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये भी पोजीशनिंग उसकी हो सकती है। और जो तीसरी पोजीशनिंग थी वो क्या थी? इन दी एंड, मतलब कि जो कि ज़्यादा ऑप्टिमल, ज़्यादा रिकमेंड करी जाती है, वो यही है कि आप डिफ़ॉल्ट केस को एकदम लास्ट में रखो। ठीक है, तो ये तीन पोजीशन हो सकती है। अब एंड में होती है तो इतनी दिक्कत हमको नहीं समझ में आती डिफ़ॉल्ट केस के साथ, लेकिन जब बिगिनिंग में और आप मिडल में रख के देते हो डिफ़ॉल्ट केस को, ठीक है, अब आप कहोगे मैं क्यों ही रखूँगा, जब आपने बोल दिया ऑप्टिमल है और ज़्यादा रिकमेंडेड यही है कि डिफ़ॉल्ट को लास्ट में रखो, क्यों ही मैं फालतू में अपना दिमाग ख़राब करूँगा और उसको बिगिनिंग में और मिडल में रखूँगा। आप नहीं करोगे, लेकिन ICSE वाले करें। ठीक है, तो इसलिए समझना ज़रूरी है। तो बिगिनिंग में कैसे रख दिया, और जैसा कि अभी हमने पढ़ा फॉल थ्रू के बारे में पढ़ा, तो क्या हो कि डिफ़ॉल्ट बिगिनिंग में रखा हो और फॉल थ्रू वाली चीज़ें भी हों, यानी ब्रेक स्टेटमेंट भी मिस हो कई केसेस में से। ऐसे केसेस में क्या हो सकता है? समझ में आ रही बात? और जब हम मिडिल में रखते हैं तो मिडिल में भी कई चीज़ें हो सकती हैं। उसमें भी यहाँ पे दो केस बनेंगे कि हम ये भी देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट मिडिल में तो था और जो बाकी केसेस होते हैं उसमें से कोई केस मैच कर जाता है, तो हमें पता है कि डिफ़ॉल्ट रन नहीं करेगा। उसमें क्या सीन हो सकती है? और एक ये भी केस हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट को हमने मिडिल में रखा है ना, और इस केस में क्या होगा कि कोई भी केस मैच नहीं करता है और तब उस केस में डिफ़ॉल्ट रन कर जाता है। हो सकता है हमने उसमें फॉल थ्रू भी लगा रखा हो। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें
कोड की तरफ चलना होगा। 3 कोड यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक कोड हम देखेंगे जहाँ पर डिफ़ॉल्ट बिगिनिंग में रखा होगा, उसको ड्राई रन करते हुए उसकी जो वैल्यू हो सकती है, क्या आउटपुट आ सकता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मिडिल में हम 2 केसेस देखेंगे कि एक केस में जहाँ पर केस मैच करेगा, दूसरा वो कि जहाँ पर केस मैच नहीं करेगा, मतलब डिफ़ॉल्ट का रन होना पक्का है। और हो सकता है इन तीनों केसेस में मैंने फॉल थ्रू को भी मिक्सअप कर रखा हो, तो वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, वो 3 प्रोग्राम देख के आपको बातें समझ में आ जाएंगी। और स्विच केस का जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पे थोड़ा सा आपकी कमांड और बेहतर हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए कि पोजीशनिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है, आप स्विच केस में डिफ़ॉल्ट केस को कहाँ पे रख सकते हो, तो आपके पास 3 जवाब है, इन दी बिगिनिंग, इन दी मिडल एंड इन दी एंड। कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ऑप्शनल तो है ही। हम जानते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट केस हमारा होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, तो उस बात से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि बिगिनिंग में और मिडल में हमारा केस मैचेस और नो केस मैचेस वाली कंडीशन को देखते हैं और प्रोग्राम में उनका आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोग्राम पहले से लिखे हुए हैं। हम उन प्रोग्राम्स का बस आउटपुट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसमें फ्लो काम करेगा। तो सबसे पहले हम बिगिनिंग वाला देखते हैं कि जहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमारा बिगिनिंग में यानी शुरुआत में होता है। इस प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम के क्लास का जो नाम है वो है डिफ़ॉल्ट बिगिनिंग। हमारा ये मेन मेथड यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रखा है। मेन मेथड के अंदर ये हमारा दिख रहा है, ये इतना कुछ कोड लिख रखा हुआ है। इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो दिखती है वो ये कि एक आई नाम का वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसके अंदर वैल्यू 5 दी जा रही है। समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है, समझ में आ गई कि आई नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 5 दी जा रही है। ठीक है। दूसरा, उसके फौरन बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने एक स्विच केस कंस्ट्रक्ट शुरू हो जाता है। समझ गए? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्विच स्टार्ट्स। समझ में आ गई बात? ठीक है। स्विच केस में हमारी वो एक्सप्रेशन क्या है जिसको हम केस की वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। वो एक्सप्रेशन हमारी है आई, यानी जो वेरिएबल हमारा आई है उसी को हम उसकी वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा सारी केसेस की वैल्यूज के साथ। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब इस आई की वैल्यू को इस 1, 2 और 3 के साथ कंपेयर किया जाएगा। समझ गए? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपको एक बात यहाँ पे ये भी समझ में आ रही होगी, वो ये कि आई की वैल्यू इन्होंने 5 क्यों ले रखी है और केसेस बना रखे हैं 1, 2 और 3 के, ताकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वो वर्क तो करे। जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो वर्क भी तो करना चाहिए। जब डिफ़ॉल्ट वर्क करेगा तो बात समझ में आएगी, कि हाँ भाई अगर हमने बिगिनिंग में रखा है तो कैसे काम कर रहा हो, फॉल थ्रू भी लगा हुआ है। तो अब हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्लो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो हम आई देख रहे हैं इसकी वैल्यू है 5, वो अंदर जाएगी और जब अंदर आता है स्विच केस, इस बात को ध्यान रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जब स्विच केस एक एक्सप्रेशन की वैल्यू लेकर के अंदर आता है तो क्या वो सीधे, अगर मैंने स्टार्टिंग में ही डिफ़ॉल्ट लिख दिया तो क्या वो उसे फौरन एग्जीक्यूट करा देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो उसे फौरन एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। स्विच केस का सबसे पहला काम होता है कि जब स्विच कंस्ट्रक्ट के अंदर आओ तो सबसे पहले केसेस ढूंढो। तो वो उस डिफ़ॉल्ट वाले केस को इग्नोर करेगा फिलहाल के लिए, वो केस मैचिंग की तरफ जाएगा। उसे मिलेगा सबसे पहला केस, केस 1। उसने मैच कराया, क्या 5 और 1 मैच कर रहे हैं? बोला नहीं मैच नहीं कर रहे हैं। जब मैच नहीं कर रहे हैं तो अंदर का लिखा हुआ ये कोड बिल्कुल रन नहीं होगा। ठीक है, फिर वो अगले केस पे जाएगा और फिर से मैचिंग कराएगा। ठीक है, तो कहेगा क्या 5 और 2 मैच कर रहे हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं, मैच नहीं कर रहे हैं। जब मैच नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अंदर लिखा हुआ कोड भी रन नहीं करेगा। समझ गए? केस 3 पर आएगा और फिर मैच कराएगा, क्या 3 और 5 मैच कर रहे हैं? तो जवाब हमें मिलेगा नहीं, 3 और 5 मैच नहीं कर रहे हैं। इन दैट केस ये अंदर लिखा हुआ कोड भी रन नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? जब हम ये देखते हैं कि स्विच केस ने ये देखा कि भाई इन्होंने तो 3 केस लिख रखे थे, केस 1, केस 2, केस 3, मैंने आई की वैल्यू को इन तीनों केसेस के साथ कंपेयर करा लिया, लेकिन केसेस की किसी भी वैल्यूज के साथ आई की वैल्यू मैच नहीं करी। अब आप बताइए आपने क्या पढ़ रखा है?
कि जब केस की किसी भी वैल्यू के साथ केस की किसी भी वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच ना करे, इन दैट केस हमारा कौन सा केस रन करता है? ऑफ कोर्स डिफॉल्ट केस हमारा। तो अब ये फौरन ढूंढेगा कि भैया इन्होंने डिफॉल्ट केस लिखा भी है या नहीं, क्योंकि वो तो ऑप्शनल होता है। तो ये जब ढूंढने जाएंगे तो इनको मिलेगा फिर से इनका कंट्रोल कहां पे आ जाएगा? एकदम स्विच की स्टार्टिंग डिफॉल्ट पे आ जाएगा, क्योंकि हमने डिफॉल्ट को टॉप पर लिख रखा है। तो प्रोग्राम का कंट्रोल जो जा चुका था यहां लास्ट लाइन तक, लास्ट केस तक, वो मजबूरन अब फिर से ऊपर आएगा डिफॉल्ट को ढूंढते हुए। ये बात समझ में आई? ठीक है, जब उसने डिफॉल्ट को ढूंढा, डिफॉल्ट उसे मिल गया। अब क्योंकि बाकी सारे केसेस रन नहीं कर पाए थे, मैच नहीं हो पाए थे, अब डिफॉल्ट केस के अंदर लिखा हुआ कोड रन होना पक्का है। ठीक है, उसने इस println स्टेटमेंट को प्रिंट कराया जिसके अंदर लिखा था डिफॉल्ट। तो एक बात पक्की है, बाहर आउटपुट में डिफॉल्ट प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद नॉर्मल फ्लो क्या होता है? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के बाद, केस के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के बाद नॉर्मल फ्लो क्या होता है? जो हमारा फ्लो होता है, जो हमारा कंट्रोल होता है, वो ढूंढने की कोशिश करता है, कंपाइलर जो होता है वो ढूंढने की कोशिश करता है क्या ब्रेक है, क्या केस के अंदर ब्रेक लिखा है कि नहीं। क्योंकि नहीं लिखा है तो फिर क्या होगा? फॉल थ्रू होगा। पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा और फिर ये देखेगा भैया स्टेटमेंट तो लिखी है लेकिन डिफॉल्ट में उसके बाद ब्रेक नहीं लिखा है। तो अब जब ब्रेक नहीं लिखा है तो ब्रेक ना लिखे होने का मतलब ये है कि कंपाइलर को ये इशारा मिला अभी स्विच केस के बाहर नहीं जाना है। अब उसको ये इशारा मिला कि अब अपने अगले आगे लिखे हुए सारे केसेस के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराते हुए आगे बढ़ना है हमें, ताकि हम स्टेटमेंट की स्विच केस की एंड तक पहुंच सके। अगर पहला सिचुएशन ये होगा और अगर कहीं बीच में मुझे ब्रेक मिल जाता है तो मैं फिर वहीं से बाहर हो लूंगा चुपचाप से। दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? डिफॉल्ट जब प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद ये फौरन आ जाएगा अपनी अगली केस के अंदर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने, जो कि है system.out.println1। तो बाहर डिफॉल्ट तो प्रिंट हो ही चुका था, अब साथ में 1 भी प्रिंट हो गया। अब जब ये अगले केस पे कूदने ही वाला था उसके अंदर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, क्योंकि फॉल थ्रू तो लग चुका है, लेकिन इसको फौरन क्या देखा? इसने देखा नहीं यहां तो ब्रेक लिखा हुआ है इस केस में। तो अब क्या हुआ कि ये ब्रेक जब इसे मिल गया तो इसे ये इशारा मिल गया कि अब चुपचाप से स्विच के बाहर चले जाओ। तो ये स्विच के बाहर आ गया। तो जब हमने लाइन बाय लाइन अपनी फ्लो के अंदर आए और हमने इस स्विच केस को इवॉल्व किया, इवैल्यूएट करने की कोशिश करी, तो हमें आउटपुट में दो चीज़ें मिली कि डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद 1 प्रिंट हो जाएगा। अब हम अपने आउटपुट के वेरीफाई करते हैं। हमने कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया और यहाँ पर आउटपुट विंडो पर डिफ़ॉल्ट प्रिंट हुआ, जो कि होना था क्योंकि वेरिएबल i की वैल्यू 5 थी और 5 के लिए हमने कोई केस बना नहीं रखा था, तो डिफ़ॉल्ट का रन होना पक्का था। ठीक है, तो जब डिफ़ॉल्ट रन हो गया तो इसके आगे 1 क्यों प्रिंट हुआ? इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि टॉप पर डिफ़ॉल्ट जा चुका था, तो मजबूरन कंट्रोल जो है वो टॉप पर आना पड़ा और डिफ़ॉल्ट के अंदर ब्रेक ना यूज़ करने की वजह से फिर फॉल थ्रू वाली चीज़ हो गई। तो फॉल थ्रू वाली जब चीज़ हुई तो अगले केस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया तो उसके वजह से 1 प्रिंट हुआ, लेकिन शुक्र इस बात का था कि उसमें ब्रेक लगा रखा था, तो उस वजह से प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट कर गया, या ये कहें स्विच केस के बाहर आ गया। आई होप कि आपको फ्लो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, और वो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल होने वाला है वो क्या है? डिफ़ॉल्ट मिडिल 1। ठीक है, यानी कि हमने ये देख लिया कि बिगिनिंग में डिफ़ॉल्ट रखने से और हमने फॉल थ्रू का भी मिक्सचर रखा था कि आपको बात समझ में आए कि प्रोग्राम का फ्लो है क्या। ठीक है, तो अब हम मिडिल में 2 केसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले ये मिडिल 1 है और ये वो केस है कि जहां पर एक केस मैच करेगा। ठीक है, बढ़िया। अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, मतलब अपने दिमाग में रन कराते हैं कैसे होगा, आउटपुट निकालते हैं, फिर वेरीफाई करेंगे। क्लास का नाम है डिफ़ॉल्ट मिडिल 1। मेन मेथड हमारा बना हुआ है, इसके अंदर ये इतना कोड लिखा हुआ है।
कोड की सबसे पहली लाइन, जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल फ्लो होता है ऊपर से नीचे की तरफ आओ, जो कि हमारा नॉर्मल फ्लो होता है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमें मिलती है int i इज इक्वल टू 2, जिसका मतलब है कि i नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, जिसके अंदर वैल्यू 2 को स्टोर करा दो। हो गया, मतलब i के अंदर 2 है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट लाइन में हमें एक स्विच कंस्ट्रक्ट मिलता है। तो अब हमारा दिमाग उस तरह से चलना चाहिए जैसा स्विच में होना चाहिए थी। चीज़ें हमने पढ़ रखा है, तो हमें पता है कि स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन होती है जिसे इवैल्यूएट किया जाता है। तो हमने देखा वो एक्सप्रेशन क्या है, तो इन्होंने एक्सप्रेशन की जगह पर वो वेरिएबल i लिख रखा था, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें i की वैल्यू को ही केस की वैल्यूज के अगेंस्ट कंपेयर करना है। समझ में आ गई बात? i में क्योंकि वैल्यू 2 है तो हम वही लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जब स्विच केस के अंदर कंट्रोल आता है तो वो क्या ढूंढता है? वो ढूंढता है केसेस, वो ढूंढता है सबसे पहला केस उसे जहां भी मिल जाए। तो जब इसने देखा केस 1 मुझे मिल गया, तो केस 1 जब मिला तो इसने कंपेयर कराने की कोशिश करी, क्या केस 1 और 2 बिल्कुल सेम चीजें हैं, मैच करती हैं क्या? क्योंकि i की वैल्यू 2 है और हमारे केस 1 पे जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है 1, और 2 और 1 क्योंकि मैच नहीं करी तो इस वजह से ये अंदर लिखा हुआ कोड नहीं एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गई बात? तो जब ये चीज नहीं होगी तो वो अगला केस ढूंढेगा, लेकिन जब आगे बढ़ेगा उसे मिल जाएगा डिफॉल्ट। वो कहेगा नहीं नहीं अभी डिफॉल्ट नहीं चाहिए, अभी हम पहले सारे केसेस देख के आएंगे, अगर सारे केसेस एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर हम डिफॉल्ट को ढूंढने आएंगे। सबसे पहला काम यही है कि जब स्विच केस के अंदर घुसे एक्सप्रेशन की वैल्यू लेकर के पहले सारे केसेस को चेक करो, उसके बाद डिफॉल्ट पे जाना है। ठीक है, तो डिफॉल्ट को स्किप मारेगा, केस 2 पे आ जाएगा। केस 2 पे आने के फौरन बाद क्या करेगा? केस 2 पे आने के फौरन बाद ये करेगा कि अब ये चुपचाप से, तो केस 2 पर आने के बाद ये क्या करेगा? अब ये चुपचाप से करेगा ये कि केस 2 जो हमारा आया है, क्योंकि हमारी i की वैल्यू 2 है जिसे हमें कंपेयर कराना है, और केस की भी वैल्यू क्या है? 2 है। मतलब क्या हो गई? मैचिंग हो गई। जैसे ही मैचिंग हो गई उस वक्त क्या हो जाएगा? अंदर का कोड एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। तो जब अंदर का कोड एग्जीक्यूट कराने ये अंदर आया तो इसने देखा कि 2 प्रिंट कराना है बाहर, तो इसने बाहर 2 प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट पे 2 प्रिंट हो चुका है। ठीक है भाई, आउटपुट पे 2 प्रिंट हो चुका है। इसके बाद ये ढूंढेगा कि भैया अब हमने अपना काम तो कर ही दिया है, केस मैच हो गया, मैच हो गया तो अंदर की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई। आमतौर पे यहाँ पे एक ब्रेक होना चाहिए जिसके बाद मुझे सीधे स्विच के बाहर चला जाना चाहिए, लेकिन जब इसने ढूंढा तो इसे ब्रेक मिला नहीं क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है। समझ में आ गई बात? जब इसे ब्रेक नहीं मिला तो अब ये कौन सी कंडीशन आई? जब ब्रेक नहीं होता है तो एक केस से दूसरे केस में फौरन हमारा फ्लो कूदने लगता है और इस कंडीशन को हम फॉल थ्रू कहते हैं। तो होगा ये कि अब ये ढूंढेगा क्या? अब ये नीचे की तरफ आगे बढ़ेगा, डाउनवर्ड आगे ये बढ़ेगा और 2 चीजें ढूंढेगा, या तो ब्रेक मिल जाए तो मैं बाहर चला जाऊं, वरना मेरे आगे आने वाली सारी स्टेटमेंट जब तक मुझे ब्रेक नहीं मिल जाता मैं तब तक सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराता हुआ चला जाऊंगा बिना केस की मैचिंग किए, क्योंकि मेरा एक केस ऑलरेडी मैच हो चुका है। दूसरा, अगर ब्रेक नहीं मिलता है तो मैं पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराता हुआ स्विच के एंड तक पहुंचने की कोशिश करूंगा ताकि मैं बाहर चला जाऊं। अगर ब्रेक मिल जाता है तो फिर मैं वहां से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, तो जब इसने system.out.println2 किया, बाहर 2 प्रिंट हो गया। क्योंकि ब्रेक नहीं मिला तो ये अपने अगले केस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने पहुंच गया बिना मैचिंग किए। ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार मैचिंग हो जाती है, आगे मैचिंग नहीं होती। मैं यहां पे लिख देता हूं कि केस 2 हमारा मैच हो गया है। ठीक है, केस 2 हमारा मैच हो गया था, तो जब केस 2 मैच हो गया तो उसके अंदर की स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हुई, लेकिन क्योंकि ब्रेक नहीं था तो आगे की केसेस की बिना मैचिंग के अंदर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। तो system.out.println3 यानी 2 तो प्रिंट हुआ ही हुआ, साथ में 3 भी प्रिंट हो गया बाद में। समझ में आ गई बात? अब क्योंकि 3 के बाद कोई केस है नहीं, क्योंकि हमने डिफॉल्ट ऊपर लिख रखा था मिडिल में कहीं पर, तो डिफॉल्ट इसे मिला ही नहीं। और क्या अब ये डिफॉल्ट ढूंढने जाएगा? सोचो, क्या ये अब डिफॉल्ट ढूंढने जाएगा केस 3 को एग्जीक्यूट करा देने के बाद? 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया। अब आपके सामने एक सवाल है, क्या ये डिफॉल्ट ढूंढने जाएगा? नहीं जाएगा। डिफॉल्ट ये तभी ढूंढेगा जब कोई केस मैच ना हुआ होता। अब बात समझ में आई? जब कोई केस मैच
ना हुआ होता तब तो ये जाकर के डिफॉल्ट को ढूंढता, लेकिन क्योंकि एक केस हमारा केस नंबर 2 मैच कर चुका है तो क्यों ही वो जाएगा डिफॉल्ट को ढूंढने, तो केस 3 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो अब देखेगा अब कोई केस नहीं है और मैं स्विच के एंड पर पहुंच चुका हूं, तो स्विच जब उसे स्विच का एंड मिल जाएगा तो वो फौरन क्या बोलेगा, कहेगा बाय बाय, हो गया मेरा काम, मैं स्विच से बाहर चला। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल कोड में कि जहां पर हमने देखा हमने डिफॉल्ट केस को मिडिल में यूज़ किया हुआ था, और सिर्फ मिडिल में नहीं यूज़ किया हुआ था, ये एक ऐसा एग्जाम्पल था कि जहां पर एक केस मैच भी हो रहा था। केस मैच होने का ये कंक्लूजन निकलता है कि डिफॉल्ट को ना हमारा कंपाइलर ढूंढेगा ना उसे एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेगा। तो फिर जब केस मैच हो जाता है, इन दैट केस डिफॉल्ट आसमान में रखा हो, जमीन में रखा हो या फिर कहीं बीच में रखा हो, उससे फर्क हमें नहीं पड़ता है अगर केस मैच हो गया। लेकिन अगर क्या हो, केस मैच ही ना हो और अब डिफॉल्ट का रन होना पक्का है और डिफॉल्ट कहीं मिडिल बीच में लटक रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए हम अपना अगला प्रोग्राम देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसका आउटपुट आना चाहिए 2 और 3। तो कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया और इसका आउटपुट आ गया 2 और 3। बिल्कुल सही हम लोगों ने वर्किंग करी है। ठीक है, अब हम अपने अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल आपके सामने खुला हुआ है, ये कौन सा एग्जाम्पल है? मिडिल का डिफॉल्ट केस हमारा कहीं बीच में लटका हुआ होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इस वाले एग्जाम्पल में एक भी केस मैच नहीं होने वाला है, जिसका नतीजा ये निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा कि हर हाल में डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो वैसे तो यूं ही हम देखें तो हमारा केस चेकिंग करते करते फ्लो एकदम आखिरी तक पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि कोई केस मैच नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट ढूंढने वापस ऊपर आएगा और वहीं पे खेल शुरू हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली लाइन है int i इज इक्वल टू 5, वेरिएबल वही है i, लेकिन वैल्यू इस बार इसमें 5 रखी गई है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा स्विच केस शुरू हो जाता है। हम जानते हैं, चलो स्विच केस की जैसे इंप्लीमेंटेशन वर्किंग होती है, फ्लो होता है, हम उस पर आ जाते हैं। हमें पता है स्विच केस में एंटर करने से सबसे पहले एक एक्सप्रेशन होती है जिसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी होती है और उसी वैल्यू के अगेंस्ट हम केस की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, हम वो एक्सप्रेशन क्या है? वो एक्सप्रेशन कुछ और नहीं बल्कि खुद वेरिएबल i की वैल्यू है। तो क्योंकि वेरिएबल i में 5 है तो मतलब हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 मिल गई। अब हम उस 5 को मैच कराएंगे हर केस की वैल्यू के साथ। अंदर आते हैं, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? जब पहली बार स्विच में अंदर आते हैं क्या ढूंढते हैं? हम केसेस ढूंढते हैं। हम डिफॉल्ट रखा हो ऊपर ना रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम केस ढूंढेंगे। सबसे पहला केस हमें मिल गया, केस 1। लेकिन क्योंकि हमारे वेरिएबल की वैल्यू 5 है और ये केस 1 है तो हम जानते हैं 1 और 5 मैच नहीं करेगा। जब 1 और 5 मैच नहीं किया तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगी क्योंकि वो इस केस का पार्ट है, तो नहीं करेंगी। जब मैच ही नहीं किया तो क्यों करेंगी? ठीक है, आगे बढ़ता है, उसे डिफॉल्ट मिलता है। क्या वो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कराने लग जाएगा? कहेगा नहीं नहीं रुको, पहले मुझे ये तो चेक कर लेने दो, और भी केसेस भी तो हो सकते हैं, मैं उन्हें तो देख के आऊं। डिफॉल्ट मैं तब तक एग्जीक्यूट नहीं कराऊंगा जब तक मुझे ये सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए कि सारे केसेस फेल हो चुके हैं, तो अब तो मुझे डिफॉल्ट कराना ही कराना है। लेकिन वो चेक तो करेगा एक बार सारे केसेस हो गए कि नहीं, तो वो डिफॉल्ट को फिलहाल के लिए मारेगा स्किप और आ जाएगा अगले केस पर। आ गया, केस 2 पर आता है, मैच कराता है। क्या 2 और 5 सेम है? नहीं किया मैच, 2 और 5 मैच नहीं किया। मैच नहीं किया इसका मतलब अंदर की स्टेटमेंट यानी 2 प्रिंट नहीं होगा। अभी तक आउटपुट पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगली केस पे आ जाता है, कहता है केस 3, तो मैच कराता है। क्या 3 और 5 की वैल्यू मैच कर जाती है क्या? तो जब वो चेक करता है तो 3 और 5 भी मैच नहीं करता है। जब वो भी नहीं मैच किया तो अंदर की स्टेटमेंट ये भी नहीं एग्जीक्यूट होगी, मतलब अभी भी आउटपुट पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? अब जब ये आगे देखता है तो आगे देखता है केस 3 के बाद तो कोई केस ही नहीं है, तो इसको ये सेटिस्फैक्शन मिल गया कि मैंने सारे केसेस को चेक कर लिया, सारे केसेस से एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैच करा के देख लिया, लेकिन किसी भी केस के साथ हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं करी। अब उसको क्या पता है क्या करना है? मुझे आगे बढ़ना है, डिफॉल्ट ढूंढना है। तो अब वो फिर से ऊपर से आकर के डिफॉल्ट ढूंढना शुरू करेगा। तो देखेगा केस 1 लिखा है, नहीं 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 मिला, अब मिल गया डिफॉल्ट।
अगर नहीं होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट उस दोबारा ढूंढेगा। डिफॉल्ट उसे कहीं जाकर के मिडिल में मिला केस 1 के बाद। जब उसे डिफॉल्ट मिल गया तो 110% इस बार डिफॉल्ट के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि हमने जब सारे केसेस की मैचिंग कराई तो कोई भी केस मैच नहीं किया, तो अब तो डिफॉल्ट होना, रन होना पक्का है। तो डिफॉल्ट के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट जो कि ये system.out.println डिफॉल्ट, वो एग्जीक्यूट हो जाती है, हो गई एग्जीक्यूट। अब जब वो एग्जीक्यूट हो गई तो क्या आ गया आउटपुट पे, डिफॉल्ट प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, डिफॉल्ट प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या है, केस 2। केस 2 पे आएगा नहीं, वो ढूंढेगा भैया डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो थी हमने एग्जीक्यूट तो करा दी, अब ब्रेक भी दे दो ताकि हम भी चलें स्विच केस के बाहर। तो देखता है ब्रेक नहीं मिला। अब जब ब्रेक इसे नहीं मिला, अब क्योंकि डिफॉल्ट के चक्कर में कंट्रोल हमारा यहां कहीं पर आ चुका है, ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद जहां पर आपको रेड कर्सर दिख रहा है यहां पर आ चुका है, और क्योंकि इसे ब्रेक नहीं मिला तो अब मजबूर है ये, क्योंकि ब्रेक नहीं मिला तो डायरेक्ट स्विच के बाहर नहीं जा सकते। अब इसे आगे लिखी हुई सारी केसेस की, नीचे लिखी हुई सारी केसेस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हुए आगे जाना पड़ेगा, और फिर वहां कहीं बीच में ब्रेक मिल जाए तो फिर वो वहां से एग्जिट हो लेगा, ठीक है। तो वो आगे बढ़ेगा, केस 2 के अंदर की जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करा देगा, और system.out.println 2 को एग्जीक्यूट करा दिया। समझ में आ गई बात। फिर वो वहां पे देखता है, ब्रेक को ढूंढता है लेकिन नहीं मिलता है, थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन फिर आगे बढ़ता है, कहता है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, अगले केस की स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करा देंगे बिना मैच किए, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट रन हो चुका है, अब हमें मैच वैच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाहर 3 भी प्रिंट हो जाता है। तो डिफॉल्ट तो प्रिंट होता ही है, लेकिन क्योंकि यहां ब्रेक नहीं था तो फॉल थ्रू की कंडीशन हुई, तो डिफॉल्ट भी प्रिंट हुआ, 2 भी प्रिंट हुआ, यहां भी ब्रेक नहीं मिला तो एक और फॉल थ्रू हुआ, फिर और नीचे गिरे, 3 प्रिंट करा दिया। अब यहां भी ब्रेक नहीं मिला, लेकिन एक चीज मिली, वो क्या, कि अब भाई साहब स्विच जो है वो हो चुका है खत्म, और जब स्विच एंड हो गया तो भी वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो फाइनल आउटपुट इस केस में हमारा क्या होने वाला है, इस केस में पहली बात तो हमारा जो डिफॉल्ट है वो मैच करता है, मैच तो नहीं किया, मतलब यही कहेंगे मैच किया क्योंकि वो रन किया, ठीक है। तो ये चीज होती, तो फाइनल आउटपुट बाहर क्या मिलने वाला है, डिफॉल्ट 2 और 3। आई होप इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा स्विच केस काम कैसे करता है। तो अब हमने कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और हम देखते हैं सबसे पहले डिफॉल्ट प्रिंट होता है। ये वजह क्या थी डिफॉल्ट सबसे पहले प्रिंट होने की, क्योंकि केस 1, केस 2, केस 3 3 केसेस थे तो ज़रूर, लेकिन कोई मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट रन हुआ। जब डिफॉल्ट रन कराने गया तो डिफॉल्ट तो प्रिंट करा दिया इसने, लेकिन बेचारे को ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिली, तो अब मजबूरी में नीचे के सारे केसेस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना पड़ा, जो कि फॉल थ्रू की कंडीशन हुई। तो उसी के नतीजे में 2 को भी प्रिंट करा दिया और 3 को भी प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे चीज़ें एंड हो जाती। और 3 के बाद क्योंकि अब केसेस नहीं थे तो वो स्विच तो एंड हो ही चुका था, तो अब तो उसे बाहर आना ही था। तो हम ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा प्रोग्राम था। आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शायद थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जानना हमारे लिए काफी है कि स्विच केस के अंदर हम डिफॉल्ट को बिगिनिंग में भी रख सकते हैं, मिडिल में भी रख सकते हैं, एंड में भी रख सकते हैं, ना रखना चाहें वो भी ना रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। पोजीशनिंग से फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी रख सकते हैं, मना नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, वो अभी हमने इन तीनों कोड से देखा। और फर्क खास करके तब पड़ता है कि हमने हर केस में ब्रेक नहीं लगाया और फॉल थ्रू वाली हरकत हो सकती है, तो उस केस में खास करके फर्क पड़ सकता है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही बताओगे कि बिगिनिंग में भी यूज कर सकता हूं, मिडिल में भी कर सकता हूं, एंड में भी कर सकता हूं, मन ना करे तो नहीं भी कर सकता हूं, क्योंकि ऑप्शनल होता है। समझ में आती है बात। लेकिन जब आपके सामने कोड रखा जाएगा और उस कोड में डिफॉल्ट की इसी पोजीशनिंग के साथ खेला गया होगा और फॉल थ्रू वाली चीज को भी मिक्सअप किया गया होगा, तो उसका आउटपुट निकालने के लिए मेरा यहाँ पर इन 3 प्रोग्राम्स की वर्किंग को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।